चौराहे से एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार जब निकलती है तो उसमें बैठे जो मालिक होते हैं वो देखते हैं कि चौराहे पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो अपने ड्राइवर साहब से कहते हैं कि ड्राइवर साहब थोड़ा सा गाड़ी स्लो चलाइए, आगे चौराहे पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तब ड्राइवर साहब गाड़ी को किनारे लेते हैं और गाड़ी को साइड लगा के इंतज़ार करते हैं जाम खुलने का। तभी 4-6 महिलाएं जो भीख मांगने वाली होती हैं गाड़ी के आसपास आ जाती हैं, विंडो को खटखटाते हैं। तो जो मालिक साहब होते हैं वो देखते हैं कि जब महिलाएं खटखटा रही हैं दरवाज़ा, शीशे को खटखटा रही हैं, तो अपने ड्राइवर साहब से कहती हैं कि ड्राइवर साहब ज़रा नीचे करिए। जब नीचे करने के लिए कहते हैं तो साहब जो होते हैं वो अपने जेब से पर्स निकालते हैं, उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं और सारी महिलाओं को 100-100 रुपये, क्योंकि जो मालिक होते हैं बहुत ही अच्छी किस्म के इंसान होते हैं और लोगों को, गरीबों की बहुत सहायता करते हैं। तभी दोस्तों देखते हैं कि एक महिला है जो लगातार शीशे को टच कर रही है कि बाबूजी आपने तो हमें कुछ दिया नहीं, क्योंकि कपड़ा मैला कुचैला था, बिल्कुल नहाए धोई नहीं थी वो महिला, लेकिन फिर भी देखने में सुंदर थी। तभी मालिक देखते हैं कि ये महिला को तो मैं जान रहा हूँ। कहते हैं अरे तुम? वो महिला कहती है अरे आप? अब ड्राइवर साहब जो होते हैं वो अवाक हो जाते हैं कि महिला से हमारे मालिक की जान पहचान। तब कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो महिला बोलती है सतेंद्र आप? तो कहते हैं हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? तभी वो महिला बताती है कि मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। तो सतेंद्र साहब जो रहते हैं एक्चुअली कन्नौज के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनका नाम सतेंद्र जैन होता है। सतेंद्र जैन पहले से बहुत ही धनाढ़ किस्म के आदमी थे, लेकिन प्रतिभा के बहुत धनी। महिला को देखते हैं तो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि ड्राइवर साहब तुरंत इस महिला को पीछे वाली सीट पर बैठाया जाए। ड्राइवर साहब तुरंत जाते हैं, दरवाज़ा खोल कर उस महिला को अंदर बैठाते हैं। तो पूछते हैं तुम्हारी ये हालत? तो महिला जैसे कुछ बता पाती कि तभी मार्केट के जो लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं और उनके साथ उस महिला के साथ जो महिलाएं भीख मांगने वाली होती हैं वो शोर करने लगती हैं। उनको ये अंदाज़ा हो जाता है किस्म का व्यक्ति जो है ये महिला को ले जा कर के दुष्कर्म करने की नीयत से, कुछ गलत करने की नीयत से अपने गाड़ी में बैठा रहा है। तभी जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सारी भीड़ गाड़ी को घेर लेती है, तो जो सतेंद्र जैन साहब होते हैं लोगों को शांत करते हैं। तो महिला बताती है दरअसल कि ये कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, मेरे तलाकशुदा पति हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है एक कन्नौज की है। कन्नौज के रहने वाले सतेंद्र जैन जो कि एक उद्योगपति होते हैं। सतेंद्र जैन साहब की शादी जो है 20 जून 2020 को हुई थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी, उनकी पत्नी का नाम रूबी जैन, दोनों पति पत्नी काफ़ी प्रेम पूर्वक रह रहे थे। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों पति पत्नी जो हो आपस में कुछ बातों को लेकर के खटास हो जाती है। जब खटास हो जाती है तो मामला तलाक तक चला जाता है, लेकिन सतेंद्र जैन साहब की जो माँ थी वो नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर ये तलाक हो जाए, क्योंकि वो जो रूबी थी बहुत ही संस्कारी थी, बहुत खूबसूरत थी और अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी। दोस्तों लेकिन इस कहानी के पीछे जो रहस्य छुपा था वो शायद जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में जो रूबी के माता होते हैं, जो माता के अलावा उनके जीजा होते हैं, पूरा रोल इस कहानी में उनके जीजा का होता है, क्योंकि उनके जीजा जो होते हैं वो बहुत ही लालची किस्म के इंसान होते हैं और उनके जीजा की ही सारी करामात होती है कि किसी भी प्रकार से सतेंद्र जैन से शादी करा के उनसे पैसा वापस लिया जाए, उनसे पैसा खींचा जाए और हमारी दुकानदारी हमारी जो है चले। दोस्तों सतेंद्र जैन जो होते हैं अपने माँ बाप के इकलौते इंसान होते हैं और जैसा हमने बताया कि बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं। सतेंद्र जैन के खिलाफ रूबी को उनके मामा ने इनका इतना भड़का दिया
कि मामला तलाक तक आ गया। उसके बाद मामला कोर्ट में तलाक का फाइल दाखिल हो गया, और जब दाखिल हो गया तो बहुत फास्ट कोर्ट से मामला निपटारा होने लगा। दहेज प्रथा की मांग होने लगी और जैन साहब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस मामला दर्ज करा के 40 लाख मुआवजा की मांग की गई, जिसमें जब 40 लाख सतेंद्र जैन ने उस महिला को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, तो उसके बाद जो है वो अपने रास्ते हो गए, महिला अपने रास्ते हो गई। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादातर दिनों तक चला नहीं, क्योंकि जो रूबी का मामा था जब पैसा पा गया तो किसी भी तरह से उस पैसे को लेना चाहता था। अब उससे रूबी से कहा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी शादी करवा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तो रूबी ने पूछा क्या करना होगा। उन्होंने कहा, मैं एक लखनऊ के पास एक जगह है, वहाँ पर एक हाईवे के पास एक जगह लेना चाहता हूँ। इस तरीके से तुम्हारी शादी जिस लड़के से कराएंगे तो लड़का निश्चित तौर पे उस लालच में तुमसे शादी कर लेगा। दोस्तों, रूबी ये बात को समझ नहीं पाती और पूरी तरीके से अपने मामा के जाल में फंस जाती है और पूरी रकम उठा के अपने मामा को दे देती है। जब मामा अपनी ये रकम पाता है तो धीरे से निकल जाता है, और जो निकल जाता है तो जो रूबी के माता होते हैं वो भी बूढ़ी हो जाती हैं, उनका भी कोई सहारा नहीं रहता। इस करके उस परिवार में उनका जो भरण पोषण होता है वो रुक जाता है। एक एक दाने के लिए तरसने लगते हैं वो लोग। अब करें तो करें क्या। इसलिए अब रूबी दर दर की ठोकरें खाने लगी। अब जब खाने लगी तो उसके बाद जो है वो जो है अपना पेट पालने के लिए महिला के संपर्क में आ जाती है। और जो महिलाएं होती हैं भीख मांगने वाली, उनके संपर्क में आ जाती है और वही भीख मांग के अपना जो है भरण पोषण करती है। अब उसके बाद क्या है कि कुछ दिनों के बाद वही सतेंद्र जैन साहब को जाना होता है लखनऊ किसी विशेष काम से। तो सतेंद्र साहब कहते हैं, चलो ठीक है, तुम मेरा पता लिख लो और मैं तुम्हारा पता लिख लेता हूँ, तुम कहाँ रहते हो मुझको बताओ, मैं दिल्ली से लौटने के बाद तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, उसके बाद सतेंद्र जैन साहब चले जाते हैं दिल्ली, और जब दिल्ली चले जाते हैं तो रात को उनको भी नींद नहीं आती, इधर रूबी को नींद नहीं आती, क्योंकि रूबी अपने मामा के फंसाए हुए जाल में फंस जाती है और अपने पति को तलाक दे देती है। किसी तरीके से ऊहापोश में रात गुजरती है। अगले दिन नेक्स्ट जब आते हैं जैन साहब तो उस महिला के घर जाते हैं, लेकिन जिस पते पर उन्होंने अपना पता दिया था उस पर वो मिलती नहीं, क्योंकि वो अपने सुबह काम के लिए निकल जाते हैं। तो जैन साहब फिर उसी चौराहे पर जाते हैं तो महिला फिर मिल जाती है, उसको लेकर आते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, चलो। जब लिवाक आते हैं तो देखते हैं कि रूबी एक झुग्गी में रहती है जहाँ काफ़ी गंदगी होती है। एक रूम में एक बेड होता है, लेकिन देखते हैं कि उस बेड के ऊपर उनका और रूबी का एक फ़ोटो लगा हुआ। ये जब दृश्य देखते हैं जैन साहब तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं कि आज इतने दिनों के बाद भी मेरी फ़ोटो अपने साथ लगा के रखी हुई है। तो पूछते हैं, आखिर फ़ोटो आपने क्यों लगाया है, जब आपका और हमारा तलाक हो गया है, ये फ़ोटो लगाने का तात्पर्य क्या है। तभी रूबी कहती है, मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा तो शायद मुझे मिले ना मिले, लेकिन भगवान मुझको सज़ा दे रहा है, क्योंकि मैं अपने मामा के जाल में अपने लोगों के कहने पर आपको तलाक दिया था, लेकिन मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के बाद से हमने शुरू किया था। तो उसके बाद जैन साहब कहते हैं कि चलिए, अभी इन बातों का कुछ कहने का तात्पर्य नहीं है, ऐसा करो कि तुम कुछ रुपए ले लो, जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें अपना खर्चा वर्चा देता रहूँगा। तभी वो रूबी कहती है कि एक बार मेरी सासू माँ के बारे में बता दीजिए कि मेरी सासू माँ कैसी हैं। सासू माँ उनकी बीमार थी। तो जैन साहब कहते हैं कि माँ तो बहुत बीमार है, इलाज चल रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या मैं अब अपने घर चली सकती हूँ। तो जैन साहब ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार आप हमारी पत्नी नहीं है, इस नाते आप हमारे घर नहीं चल सकते। तभी रूबी ने कहा कि भले ना चल सकूं, लेकिन एक बार आप मेरी सासू माँ से बात करा दीजिए। तो उसके बाद फ़ोन पे जब जैन साहब ने तुरंत फ़ोन निकाला, अपनी माँ को फ़ोन लगाया कि माँ, रूबी मिल गई है और आपसे बात करना चाहती है। तो उनकी माँ बिल्कुल
चाहक उठती हैं, कहते हैं बेटा किसी प्रकार से रूबी को घर के लेके आओ। अपनी माँ की जिद के आगे जैन साहब झुक जाते हैं और रूबी को लेके जाते हैं घर पे। तो जब घर पे लेके जाते हैं तो बिल्कुल माँ से लिपट कर, अपनी सासू माँ से लिपट कर रूबी बहुत रोती है और अपनी गलती का एहसास करती है। तो उसके बाद जैन साहब अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ अब तो ये हमारी पत्नी भी नहीं है, अब आपसे मुलाकात हो गई, चलो मैं इनको छोड़ के आता हूँ। जब मामला छोड़ने की बात आती है तभी रूबी बिल्कुल घबरा जाती है और जैन साहब के पाँव को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है कि मुझसे जो गलती हो गई उसे मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, जैन साहब भी प्रेम के बहुत अच्छे थे, विचार के अच्छे थे, उदारतावादी थे। अपनी माँ की जिद के सामने और उस रूबी के प्रेम के प्रलाप के सामने वो अपनी जिद को, अपनी जो उनके अंदर द्वेष थी, जो भावना थी रूबी के प्रति, उसको त्याग देते हैं और रूबी को फिर से अपनी पत्नी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी फिर से घर में एक बार शहनाई बजने वाली होती है, खुशी का माहौल हो जाता है। दोस्तों, तुरंत अपने ड्राइवर को जैन साहब आदेश देते हैं कि जाकर तुरंत अच्छी अच्छी साड़ी, कपड़ा, जो भी क्रियाएं होती हैं सारी क्रियाएं की जाती हैं। रूबी से फिर से विवाह होता है जैन साहब का और दोनों खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के कहानी का मकसद सिर्फ इतना है, आपको बताना नहीं, आपको जगाना है कि जो भी इंसान अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता, उसको सोचने से पहले, कुछ करने से पहले एक बार बैक जरूर सोचना चाहिए, पीछे जरूर सोचना चाहिए कि इससे मेरा भविष्य क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज के कहानी में हम आपको बताना चाहते हैं कि गैरों से ज़्यादा अपनों से खतरा है। इस नाते कोई भी कदम उठाएं तो बहुत ही सोच समझ कर उठाएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मित्रों ने हमारा सपोर्ट किया था दिल से, मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं। जय किशन भारद्वाज आजमगढ़ से, नरेंद्र कुमार राजभर आजमगढ़ जिला से, प्रमोद कुमार यादव आजमगढ़ जिला से, श्री सोनू भारद्वाज आजमगढ़ जिला से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।